नमस्कार। आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत द्विवेदी योगिन हिंदी काव्य धारा की प्रमुख विशेषताओं के बारे में जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक निवेदन, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। तो आइए जानते हैं द्विवेदी योगिन हिंदी काव्य धारा की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। ये प्रश्न दो तरह से पूछा जा सकता है कि द्विवेदी योगिन हिंदी काव्य धारा का संक्षिप्त परिचय देते हुए उसकी प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए, या इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है द्विवेदी योगिन हिंदी काव्य धारा की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो द्विवेदी योगिन हिंदी काव्य धारा को भारतेंदु युग के काव्य धारा का विकसित रूप कहा जा सकता है। इस युग में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाना एक महान सफलता थी। इस महान कार्य में सबसे अधिक योगदान आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का रहा। उन्होंने अपने अथक प्रयासों से खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया। महावीर प्रसाद जी इस युग की साहित्यिक चेतना के सूत्रधार थे। इस युग के अगर प्रमुख कवियों की बात करें तो इसमें अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, रामचरित उपाध्याय, नाथुराम शंकर, राम नरेश त्रिपाठी जी, मैथिली शरण गुप्त, सत्यनारायण कविरत्न आदि हैं। अगर हम प्रमुख प्रवृत्तियों की बात करें तो द्विवेदी योगिन काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां इस प्रकार से हैं। तो सबसे पहले है देशभक्ति की भावना। इस युग के प्रत्येक कवि ने देशभक्ति के संबंध में लिखा, क्योंकि ये एक ऐसा युग था जब अंग्रेजों का भारत के ऊपर शासन था। भारतेंदु युग की कविता देश प्रेम, भाषा, वेश और भोजन तक सीमित थी। अब इस युग में इसकी परिधि बढ़ गई थी। इस युग की कविता में राष्ट्रीय भावना जातीयता पर आधारित थी। इसमें राष्ट्रीय जागरण एक प्रकार से हिंदू जागरण था। इस जागरण में इतिहास और परंपरा का अवलंबन था। वास्तव में इस काल के कवियों ने इतिहास के गौरव और महत्वपूर्ण परंपराओं की काव्य रचना की। उदाहरण के लिए मैथिली शरण गुप्त के साकेत, भारत भारती, अयोध्या सिंह उपाध्याय का प्रिय प्रवास, सत्यनारायण कविरत्न का भ्रमर गीत आदि में देशभक्ति का स्वर सुनाई दिया जा सकता है। इन कवियों ने तत्कालीन समाज की दयनीय अवस्था पर करुणा व्यक्त की है और अतीत को याद करते हुए वर्तमान समाज को जगाने का प्रयास किया है। इस युग के कवियों में देशभक्ति कूट कूट कर भरी हुई थी। मैथिली शरण गुप्त ने स्पष्ट कहा है कि जिसको निज गौरव न निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं है, पशु निरा है और मृतक समान है। धार्मिक भावना। इस युग में धार्मिक चेतना में पर्याप्त व्यापकता और विशुद्धता आई है। इस युग के कवियों का विश्वास है कि मानव प्रेम से ही ईश्वर प्राप्ति संभव है। कवियों ने ईश्वर की दिव्य शक्ति का अनुभव जन सेवा के लिए किया है। ठाकुर गोपाल सिंह नेपाली के शब्दों में अगर कहें तो जग की सेवा करना ही बस है सब स्वरों का सार, विश्व प्रेम के बंधन में ही मुझको मिला मुक्ति का द्वार। सुधारवादी दृष्टिकोण। द्विवेदी योगिन काव्य धारा की एक अन्य विशेषता है सुधारवादी दृष्टिकोण। इसमें सुधारवादी भावनाओं से यह परिपूर्ण है। इस युग के कवियों ने अनेक कुरीतियों का वर्णन करके अनेक सुधारवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किए हैं। इन कविताओं में बाल विवाह है, विधवाओं की दयनीय दशा के बारे में भी उन्होंने अपनी कलम चलाई है, शिक्षा प्रसार आदि भावनाओं की अभिव्यक्ति मिलती है। अनेक कवियों ने किसान, मजदूर, दलित और त्रस्त जन के दुख दर्द को भी व्यक्त किया है। इस प्रकार से उन्होंने लिखा कि भारत लक्ष्मी पड़ी राक्षसों के बंधन में, सिंधु पार वह बिलख रही व्याकुल मन में। तो यहाँ पर राक्षसों से तात्पर्य आप समझ गए होंगे, ये अंग्रेजों के बंधन में। एक अन्य विशेषता है सामाजिक चेतना। आधुनिक योगिन काव्य में समाज सुधार प्रमुख स्वर रहा है और द्विवेदी युग में भी यही इसी पर कार्य हुआ है। इस युग में हर कवि ने समाज में व्याप्त बुराइयों पर अपनी लेखनी चलाई है। इसका प्रतिबिंब इस युग के काव्य में साफ दिखाई देता है। यहाँ समाज सुधार पर बराबर रचनाएं लिखी गई। श्रीधर पाठक ने विधवाओं के पुनर्विवाह का समर्थन किया। नाथुराम शंकर शर्मा ने बाल विवाह पर व्यंग किए। दहेज प्रथा की आलोचना की गई। मैथिली शरण गुप्त ने अस्पृश्यता को समाप्त करने की वकालत की और समाज के पिछड़े वर्गों तथा किसानों के प्रति सहानुभूति प्रकट की।
इस प्रकार देश प्रेम की भावना और सामाजिक सुधार की प्रवृत्ति इस काल के काव्य की प्रमुख विशेषता है। इसलिए इस काल को पुनरुत्थान अथवा पुनर्जागरण काल की भी संज्ञा दी जा सकती है। यानी द्विवेदी जो युगीन साहित्यिक जो काल है उसको पुनरुत्थान अथवा पुनर्जागरण काल की संज्ञा दी जा सकती है। एक अन्य विशेषता है युगबोध। इस काल के कवियों ने अपने युग की भावनाओं को आत्मसात करके अपने काव्य में प्रकट किया है। इन कवियों ने समाज सुधार, स्वदेश प्रेम, त्याग, वीरता आदि योगिन भावनाओं को अपने काव्य में प्रकट किया है। इस काल की कविता में उस युग की सामाजिक चेतना को सहज रूप से देखा जा सकता है। इस संदर्भ में मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां देखते ही बनती है कि एक एक सौ सौ कंसों को ललकारो, मातृभूमि के ऊपर जीवन धन सब बारो। यानी जो भारतवासी, जो एक एक भारतवासी सौ सौ दुश्मनों से को ललकारना चाहिए। इस प्रकार की यहाँ पर सामाजिक चेतना का वर्णन किया गया है। अगर बात करें प्रकृति चित्रण की, तो इस युग में प्रकृति का चित्रण तथ्यपूर्ण शैली में हुआ है। कवियों ने प्रकृति का अनेक रूपों में चित्रण किया है। श्रीधर पाठक ने कश्मीर की सुषमा का मनोरम चित्रण किया है। देखिए, प्रकृति जहां एकांत बैठी निज रूप संवारती, पल पल पलटती वेश क्षणिक, छवि छिन्न छिन्न धारती। यानी प्रकृति है वो एक एक क्षण में अपने रूप को बदलती रहती है और अनेक रूप वह धारण करती रहती है। तो देश के अतीत गौरव संस्कृति का वर्णन, ये भी इस कविता की इस योगिन परंपरा का एक हिस्सा है। इस युग के कवियों ने देश के अतीत के गौरव का पौराणिक और ऐतिहासिक संदर्भों द्वारा वर्णन किया है। हरिओस जी, नाथुराम शंकर जी ने अनेक कविताओं में अतीत के गौरव का चित्र प्रस्तुत किया है। मैथिली शरण गुप्त जी ने अपने काव्य में भारतीय संस्कृति का उज्जवल पक्ष स्पष्ट किया है। गुप्त जी ने अपने काव्य में भारतीय संस्कृति के आदर्श पात्रों को प्रस्तुत कर अतीत के गौरव और भारतीय संस्कृति की दयनीय अवस्था पर दुख व्यक्त करते हुए कहा है कि हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। यानी हमें अपने ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी खुद का आत्म मूल्यांकन करना चाहिए और भविष्य पर भी दृष्टि रखनी चाहिए। बात करें अनुवाद की प्रवृत्ति की, तो इस युग के कवियों में अनेक भाषाओं में काव्य का अनुवाद किया और ये प्रवृत्ति भी अनुवाद की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। अनेक ग्रंथों का हिंदी काव्य में अनुवाद किया गया। गुप्त ने माइकल सुदन के मेघनाथ वध तथा विरहणी ब्रजांगना का अनुवाद किया। इसी प्रकार श्रीधर पाठक ने गोल्डस्मिथ के हर्मिट का अनुवाद एकांतवासी योगी के नाम से किया। एक अन्य रचना ट्रेवलर नामक कविता का श्रांत पथिक के नाम से अनुवाद किया। तो इस युग के अंदर द्विवेदी युगीन काव्य के अंदर अनुवाद की प्रवृत्ति भी पाई जाती है। इतिवृत्तात्मकता इस युग की एक अन्य विशेषता है। इतिवृत्त का अर्थ होता है वृतांत या वर्णन, यानी वर्णनात्मक शैली। इस युग के कवियों ने आदर्श को प्रतिस्थापित करने और नैतिकता के प्रचार के लिए इसी पद्धति को अपनाया है और वास्तव में यह एक वर्णन प्रधान शैली है। अगर हम काव्य रूप में विविधता की बात करें, तो इस युग के कवियों ने प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार की रचना की है। प्रबंध क्षेत्र में उन्हें अधिक सफलता मिली है। प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, साकेत, रामचरित, चिंतामणि इस युग के महत्वपूर्ण प्रबंध काव्य हैं। उनके इसके अतिरिक्त जयद्रथ वध, पंचवटी, पथिक स्वपन, खंड काव्य भी लिखे गए। गीत और मुक्तक काव्य भी रचे गए, किंतु सफलता प्रबंध काव्य को ही मिली। अगर हम भाषा, छंद और अलंकार की बात करें, तो द्विवेदी युगीन ने काव्य में भाषा की दृष्टि से भी ये युग सुधारवादी युग माना जा सकता है। अब ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली ने स्थान ले लिया था। तो भारतेंदु काल में जो साहित्य की भाषा जो ब्रज भाषा थी, लेकिन द्विवेदी युगीन में ये खड़ी बोली ने इसका स्थान ले लिया। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भाषा सुधार का कार्य किया और खड़ी बोली को स्वतंत्र व्याकरण सम्मत और परिमार्जित किया। उधर मैथिली शरण गुप्त ने खड़ी बोली को साहित्यिक भाषा बनाया। इस युग में निश्चय ही खड़ी बोली अपना रूप सुधार कर भाषा बन गई थी और अलंकार के क्षेत्र में भी अनेक परिवर्तन हुए। रोला, लावणी, हरिगीतिका, सरसी आदि छंदों का खूब प्रयोग हुआ और अलंकारों की दृष्टि से भी यह काव्य अत्यंत समृद्ध माना जा सकता है।
तो आज हमने द्विवेदी योगिन हिंदी काव्य धारा की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बातचीत की। आशा है ये आपके लिए लाभप्रद रहेगी। आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।